कोई भी गलत वारदात नहीं होती, मारपीट नहीं होती है। नहीं तो ये ऐसा इलाका था जहां सुबह शाम हमारे बुजुर्गों की, हमारे बच्चों की, हमारी बहनों की, माओं की, बेटियों की तलाशी होती थी। कभी पुलिस के जरिए, कभी आर्मी के जरिए, क्योंकि जब भी कोई भाग के आ जाता था तो इसी इलाके में वो पनाह लेता था, जिसकी वजह से हमारे भाइयों और बहनों की और मां बेटियों की जिंदगी तबाह हुई, बर्बाद हुई कई साल। लेकिन आज पूरे शहर में, पूरे कश्मीर में, पूरी जम्मू कश्मीर में आमतौर पर और खास तौर पर श्रीनगर शहर और बटमालू में हालात इस तरह के खुशगवार हुए कि यहां आना जाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन पब्लिक मीटिंग भी इतने साल का। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पुलिस यादगार दिन पर शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। आज जवन में आर्मर्ड पुलिस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक तकरीब के दौरान उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कौम पुलिस एहलकारों की बहादुरी, हिम्मत और अजीम कुर्बानियों की हमेशा मरहूम मिन्नत है, क्योंकि ड्यूटी के दौरान उन्होंने अपने फराइज अंजाम देते हुए अपनी जानें निछावर की। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर दिलबाग सिंह भी आज जवन में मौजूद रहे। उन्होंने भी तकरीब में हिस्सा लिया और शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का हर शख्स आज अमन की सांस ले रहा है, हर तरफ अमन की फिजा चल रही है और अमन कायम करने में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कलीदी रोल अदा किया है। आज के दिन को कमेमोरेशन डे परेड के तौर पे सेलिब्रेट करने की प्रथा शुरू हुई और वो प्रथा आज पूरे साल के दौरान, जो सितंबर के महीने से लेकर के अगस्त के महीने तक जो साथी यूनिफॉर्म फोर्सेस के अंदर, पुलिस फोर्सेस के अंदर, सीपीओज के अंदर काम करते हैं, उनकी जहां जहां भी शहादतें मुल्क के अंदर होती हैं, हम सब लोग मिलकर के उनको खराज अकीदत पेश करते हैं, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और याद करते हैं उनकी कुर्बानी को कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जान की आहुति दी, अपने लोगों के लिए अपनी जान की आहुति दी और ऐद करते हैं कि अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने लोगों की सलामती के लिए हम हर तरह की शहादत को कबूल करने के लिए तैयार रहें। बहादुर ऑफिसर्स, जवानों, एसपीओज की शहादत का जिक्र किया। पिछले 30 वर्षों से ज्यादा लंबी जो हमारी जंग, जो दहशतगर्दी की जंग हमारे पड़ोसी की तरफ से जहां पर थोपी गई, उसका डट के मुकाबला करते हुए हमारे 1605 बहादुर ऑफिसर जवानों ने अपनी जान की आहुति दी है। मैं सबको खराज अकीदत पेश करता हूं
और इसके अलावा जो बाकी फोर्सेस जिसमें आर्मी, सीआरपी, बीएसएफ, एसएसबी और बाकी तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जहां पर सीएपीएफ काम करती हैं, उनके बहादुर जवान भी जो जहां पर काम करते हैं, जिनमें कुछ लोगों ने शहादत अपनी दी। इस साल में कर्नल मनप्रीत आप जानते हैं, मेजर आशीष आप जानते हैं, डीएसपी हमांजू भट्ट को आप जानते हैं, और उनके साथ उनका जो साथी प्रदीप हमारा जो पैंथर्स पार्टी के लीडर हरजैत सिंह ने आज जम्मू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार बार बार कह रही है कि पिछले सरकारों ने चोर दरवाजे से तकरीबन 2.5 लाख लोगों को यहां पर मुलाजमत दे दी है। हरजैत सिंह ने कहा कि अगर पिछली सरकारों ने ऐसा कुछ किया है तो उनके खिलाफ जो मौजूदा सरकार है वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। जो भी लोग इसमें मुलविस है, चाहे कोई सियासी लीडर हो या कोई ऑफिसर हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार की तरफ से बार बार ये बयान दिया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ अरसा में 2.5 लाख बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई इस संदर्भ में दोषियों के खिलाफ नहीं की गई है। बार बार बयान दिए जा रहे हैं। हम ये मांग करते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप दीजिए, कौन कौन से महकमा में कितनी कितनी बैकडोर अपॉइंटमेंट हुई है, किस किस वर्ष में हुई है, और अप्रूव उन बैकडोर अपॉइंटमेंट्स को किसने किया है। अप्रूवल या तो ऑफिसर दे सकता है या मंत्री दे सकता है। सरकार को यह बताना होगा कि इस संदर्भ में उन मंत्रियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई जिन्होंने बैकडोर अपॉइंटमेंट्स का अप्रूवल दिया है, या उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है जिन्होंने इतने बड़े पैमाने के ऊपर बैकडोर भर्तियां की हैं। चीफ सेक्रेटरी महोदय को हम मुबारक। वादी कश्मीर में बिजली सूरत हाल को लेकर डीपीएपी के लीडर गुलजार अहमद वानी ने सरकार से अपील की है कि अछवल और शांगस के मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली की सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए सरकार इकदाम उठाए। उन्होंने सरकार से ये भी गुजारिश की है कि जो जारी करदा शेड्यूल जो कि पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जारी किया है, उस शेड्यूल में भी थोड़ी बहुत नज़रसानी की जाए ताकि लोगों को राहत मिले। पावर आज रोजान तकरीबन मीटर इलाकन 5-6 गंट तो अन मीटर इलाकन 1-2 गंट पावर थी। सरकार यही गुजारिश कर कि पावर हिसाब थो बड़ ठीक ठाक, बस अन मीटरिंग मज थो तकरीबन 12-10 गंट पावर तो मीटर एरिया मज थो 20 गंट पावर। यही सानी डिमांड सरकार तो पावर बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो सरकार बिजली का जो फीस है उसमें इजाफा करती है। जो बीपीएल है या अंत्योदय कैटेगरी के लोग या जो गरीब लोग हैं वो तो बहुत ज़बरदस्त तंग आ चुके हैं। रोज़ 400 से आज 1100 तक फीस बढ़ाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ ठीक है, अगर फीस बढ़ाना है तो लोगों की मुश्किलात जो इस वक्त तो मौसम जो है वो सरमा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सरकार के पास कोई ऐसी ठोस पॉलिसी नहीं है कि खासकर दूर दराज इलाकों में जो पावर की सप्लाई है, जो हमारे इलाके में जो शांगस का इलाका है, छतरगुल का इलाका है या मटन एरिया है, अछबल का एरिया है, इन सब इलाकों में यही हम देख रहे हैं कि बहुत ही मुश्किलात से गुजार हैं लोग पावर की अदमी दस्तयाबी की वजह से। तो लिहाजा हमारी ये सरकार से गुजारिश है कि पहली जो उनकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अगर ये फीस बढ़ा दिया है, लोगों को बोझ बन गया है ये बिजली का फीस, तो इसके साथ साथ उनको ये भी सोचना चाहिए कि लोगों को हम किस तरह मतलब पावर सप्लाई
टंगमर्ग छांदल में 12 साल पहले एक अस्पताल को तामीर किया गया है। पीएससी जो बनाया गया था वहां पे 12 साल बिल्डिंग पे काम शुरू हुआ, फिर काम मुकम्मल भी हुआ। पर लोगों का सवाल है, अगर इस बिल्डिंग पे, इस इमारत पे लाखों रुपया खर्च किया गया है, फिर इसको इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया जा रहा? अब तक 12 साल के अंदर ये दोबारा से ये बिल्डिंग अब खस्ता हाल हो चुकी है, मगर जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो मकसद कहीं हासिल ही नहीं हुआ। देखिए सर, ये अस्पताल बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है, 12 साल पहले यहाँ पर ये अस्पताल बिल्डिंग जो है वो बनाई गई थी और लोगों में खुशी थी। यहाँ पर जो छांदिलवानी गांव का पूरा इलाका है, तकरीबन 15-16 गांव जो है इस हेल्थ सेंटर के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 12 सालों से, जब से ये बिल्डिंग बनाई गई है, तब से ताला बंद है और हम इस इंतज़ार में थे कि कब ये बिल्डिंग जो है वो खुलेगी। पिछली बार जब यहाँ पर साबिका डिविजनल कमिश्नर साहब जब यहाँ पे आए थे, पीके पोले साहब, तो उनसे जब हमने गुजारिश की थी तो उन दिनों में जो है सिर्फ 2-3 दिन के लिए ये बिल्डिंग जो है वो खोली गई थी और यहाँ पर कुछ स्टाफ जो है वो भेजा गया था। लेकिन फिर दोबारा से 2 दिन के बाद जो है फिर से ये बिल्डिंग जो है वो ताला बंद हो गई है। तो हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, क्योंकि वादी कश्मीर में 10 लाख कनाल जरी अराजी सेक्टर जरी शोबे में जो काम करने सुकड़ गई है और जो जरी शोबे में काम करने वाले मुकामी मजदूरों की शरह में भी काफ़ी कमी आई है, क्योंकि 28% ही अब रह गया है, क्योंकि जो जरी ज़मीन है उस पर तामीरात खड़ी की जा रही है और आए रोज़ अब नई नई इमारतें बनाई जा रही है, जिस वजह से एक तो जो ज़राअत है वो कम हो रहा है, दूसरा जो इसमें मजदूर काम करते थे उनकी शरह में भी काफ़ी कमी आई है, और दूसरा कई इलाकों में अब जो दांग की फसल की ज़मीन है उसको अब तब्दील किया जा रहा है, हॉर्टिकल्चर यानी बागात बनाए जा रहे हैं। तो दांग की फसल जो है यानी चावल जो निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। फैसल रियाज से हम तफसीलात देने की कोशिश करेंगे। फैसल ने कई जिम्मेदारों के साथ बात की कि सरकार ने जो ऑलरेडी हुक्मनामा जारी किया था, जो कोर्ट की तरफ से हुक्म जारी किया था कि एग्रीकल्चर लैंड पर आप कंस्ट्रक्शन ना करें, उस हुक्म की कहीं पर तामील नहीं हो रही है। फैसल, जमीन सुकड़ती जा रही है, एग्रीकल्चर जमीन की जब हम बात करते हैं, दान जमीन की जब हम बात करते हैं, तामीरात खड़ी की जा रही है, कई इलाकों में बागात बनाए जा रहे हैं और आए रोज अब आहिस्ता आहिस्ता से जो हमारे पास तादाद हुआ करती थी चावल की, यहाँ कश्मीरी चावल की, वो अब कम हो रही है। तो क्या सरकार कह रही है, क्योंकि हुक्मनामा पहले जारी किया गया था कि एग्रीकल्चर लैंड पर कंस्ट्रक्शन ना की जाए, पर हुक्मनामे के बावजूद भी धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन हो रही है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि हुक्मनामा तो जारी किया गया था, कहा गया था कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर किसी तरह की कोई तामीर नहीं होगी। लेकिन जब हम इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि पिछले 10 सालों में करीबन 10 लाख के करीब जो एग्रीकल्चर लैंड है वो खत्म हो गया। उस पर हम कह सकते हैं कि रिहायशी मकान बने हैं, उसके साथ साथ जो इकोनॉमिकल एस्टेब्लिशमेंट या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बने हुए, जिसके बाद आप देखिए यहाँ पे जमीन की कमी देखी जा रही है, खासकर एग्रीकल्चर लैंड की बात करें। अब वही आपको याद होगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड चला था कि जब आपको बता दें कि हाई डेंसिटी एप्पल पेड़ लाए गए थे, कहा गया था अब आप अपने एग्रीकल्चर लैंड को आप तब्दील कीजिए, आप सेब के पेड़ लगाए, उससे आपका जो इकोनॉमी बूस्ट और आपको पैसे मिलेंगे। उस पर भी आपको मालूम होगा कि आप सेबों की क्या हालत है और उस फील्ड की भी क्या हालत है, किस तरीके की पॉलिसी सरकार की तरफ से ला रहे हैं, जिस पर से हॉर्टिकल्चर की जो सनत है उसमें भी काफी ज्यादा असर पड़ता है। वही अब आप देखिए, जो इस एग्रीकल्चर फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, आज से 10 साल पहले की बात करें तो करीबन 80% जो मकामी मजदूर थे वो एग्रीकल्चर काम के लिए लाए गए थे। लेकिन आज आप देखिए उसमें उसी के वही 80% अब खाली 28% तक रह गई है। जो भी अब आप देखिए जो मजदूर बचे कुछ है वो थोड़ी है जो इस एग्रीकल्चर फील्ड में जो ऑनरेबल कोर्ट ने भी इस पे एक फैसला दिया था कि कंस्ट्रक्शन ना की जाए एग्रीकल्चर लैंड में, पर कहीं इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि एनओसी जो दे रहा है डिपार्टमेंट ही एनओसी दे रहा है। आपको मकान बनाना हो, आपको कोई कॉम्प्लेक्स बनाना हो, सरकारी बिल्डिंग बनानी हो, तो जब तक सरकार साथ नहीं देगी तब तक तो मुमकिन नहीं है ये सारी चीजें। देखिए, आपको ये भी याद होगा कि आप देखिए ये जो एनओसी या जो इजाजत ये तो उन एरियाज में लानी पड़ती है जो म्यूनसिपैलिटी के अंदर आती है, जो टाउन के हदूद में आती है। बाकी आप गांव देहात में देखिए वहाँ पे ज्यादातर जमीन थी एग्रीकल्चर की, तो वो तो सारी अब खत्म हो गई है। आप श्रीनगर के अलावा जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आप देखिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरीके की इजाजत आज तलब की जा रही है। आज जो चाहता है वो एग्रीकल्चर फील्ड पे फिलिंग करके मकान बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसके बाद उसको कमर्शियल लाइसेंस जरूरत पड़ती है, उसके लिए उसको सरकार के पास जाना पड़ता है। चलिए फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। फैसल तफसीलात दे रहे थे, जो जरी अराजी है वो सुटकती जा रही है,
10 लाख कनाल के करीब जो अराजी है पिछले 10 सालों के अंदर खत्म हो गई है, जो तब्दील कर दी गई है, या तो उन पे तामीरात खड़ी कर दी गई है या किसी और पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रही है। पर जो असल सरकार का फैसला था कि एग्रीकल्चर लैंड को बचाना है, कंस्ट्रक्शन ना करे, कोई तामीरात खड़ी ना करे, इसके लिए वाज़ेह तौर पर ऑनरेबल कोर्ट से ऑर्डर भी जारी किया गया था, पर इंप्लीमेंट कहीं नहीं हो रहा है। जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक कोई तामीर नहीं बनेगा। सरकार ही शायद ये सब चीजें अलो करती है कि आप कहीं भी कोई तामीरात खड़ी कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज पे कश्मीरी खबरनामा पेश होगा और साहिल अमीन आपके सामने लाएंगे। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।